हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रेम्बल क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में प्रेम्बल कितनी हेल्पफुल है, कौन से जो बेसिक प्रोनाउंसमेंट है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, उसमें प्रेम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और किस में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे हम पहले देखेंगे प्रेम्बल क्या है। प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रेम्बल को ऐड करने का ऑब्जेक्टिव था ताकि जो एनेक्टमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेम्बल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नंबर ऑफ ऐसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं जहां ये हेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी एम्बिग्विटी होती है इंटरप्रेटिंग ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल को कैन रेफर किया जा सकता है उन एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए, उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए प्रेम्बल को रेफर किया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट केस है वो है री बरोबरी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि प्रेम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो देयरफॉर इट could never be regarded as a source of any substantive power conferred on the government under the provision of the constitution. It means क्योंकि ये पार्ट प्रेम्बल एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो प्रेम्बल है वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई सब्सटेंटिव जो सोर्स है वो प्रेम्बल को एक सब्सटेंटिव पावर के तौर पे कंसीडर किया जाए। तो उसके बाद जब केशवानंद भारती का केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रेम्बल माना जाएगा। तो उसके बाद एक प्रेम्बल को एज एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर के तौर पे प्रेम्बल को माना गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है, ओपन होता है प्रेम्बल के साथ। तो प्रेम्बल डिक्लेयर्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute of India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये जो प्रेम्बल है एज इट ही कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसी से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। इसके बाद से जो आर्टिकल फर्स्ट है वो स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देख लेते हैं प्रेम्बल के जो अलग अलग कंटेंट हैं जो हमने देखा था। सबसे पहला आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन वर्ड्स का क्या मतलब है? तो इस वर्ड्स का मीन्स है तो अल्टीमेट सॉवरनिटी है वो लोगों के, इंडिया के लोगों के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों ने क्रिएट किया है, किसी स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया वो एक लॉ नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा किया गया, अपने आप को समर्पित एक लॉ है, एक डॉक्यूमेंट है जो लोगों ने खुद को, अपने आप को समर्पित किया है और जिसमें अल्टीमेट सॉवरनिटी है वो लोगों के पास है। हैविंग सॉल्व्ड रिजॉल्व्ड, तो इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने अपनी जो फुल एक्सपर्टाइज थी, उनका फुल पॉलिटिकल विजडम था, उन्होंने इसको एक सीरियस थॉट के तौर पे उसको लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बेहतर तरीके से उसको काम किया। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद इंडिया के ऊपर किसी भी फॉरेन अथॉरिटी का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और इंडिया अपने लॉ खुद बना सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड था जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड को। सुप्रीम कोर्ट ने जेबी पंत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 के केस में हेल्ड किया था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है वो गरीबी को ख़त्म करना, अज्ञानता को, बीमारी को और असमानता की जो असमानता है उसे ख़त्म करना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो मेन एम है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सेकुलर।
सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। सेकुलर मीन्स स्टेट किसी भी रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और सारे जो रिलीजन है उन्हें इक्वली ही ट्रीट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक मीन्स डेमो, ग्रीक वर्ड है। डेमो का जो ग्रीक वर्ड का मीनिंग है वो है पीपल और क्रोट्स का मतलब है अथॉरिटी। सो डेमोक्रेटिक मीन्स जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, अल्टीमेट अथॉरिटी। एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, लोगों के पास अल्टीमेट अथॉरिटी लोगों के पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वो रिपब्लिक। जो हेड है गवर्नमेंट का उसे लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया गया है, वो हेरिडिटरी नहीं है। लाइक ए किंग ऑफ इंग्लैंड है, क्वीन है, तो वो हेरिडिटरी है। तो इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, इट मीन्स इसका जो हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, वो लोगों के द्वारा इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इट मीन्स ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को जो समान मौके दिए जाएंगे। तो जो भी इनइक्वालिटी है सोशल लाइन में उसे अबॉलिश किया जाएगा। सबको इकोनॉमी के तौर पे आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में दी जाएंगी, वेजेस में दी जाएंगी और पॉलिटिकल फ्रीडम सबको मिलेगा। लोगों के पास वोट देने का राइट है, उनको खुद इलेक्शन में खड़े होके इलेक्शन लड़ने का राइट है। तो आगे बढ़ के वो अपनी पॉलिटिक्स में अपना जो भागीदारी है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इट मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ थॉट। इंडियन के हर एक सिटीजन के पास अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन को लिबर्टी है और उन्हें ये इस बात की भी लिबर्टी रहेगी वो अपने किसी भी बिलीफ में, फेथ में या किसी भी वर्शिप में फॉलो करें। उसके लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार की किसी भी सिटीज़न के ऊपर कोई भी बंदिश या लिमिटेशन नहीं रहेगी। ये उसकी विल है, वो किसको बिलीफ लेता है, किसकी वर्शिप करता है, किसकी पूजा करता है, ये उसके अपने ही जो पर्सनल थॉट हैं उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में जो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीज़न के बीच में नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे वो हर सिटीज़न के लिए ओपन होंगे। हर सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट की इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो उसके बाद आता है वर्ड फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड है जो वो प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है जो लोग हैं वो सेम ही मिट्टी के बच्चे हैं, एक ही मिट्टी के लाल हैं और एक ही मदरलैंड से हैं। तो जो स्पिरिट है ब्रदरहुड की उसको मेंटेन किया जाएगा। तो प्रेम्बल इंश्योर करती है इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए और इसके साथ नेशन की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। तो इन सब प्रियम्बल से ये बिल्कुल क्लियर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो प्रियम्बल से देखी जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन किस जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह वो बिल्ड हुआ है, उसको आगे कैसे बढ़ना है, देश को कैसे बढ़ना है, तो इस सब की जो फिलॉसफी है वो हम प्रियम्बल से देख सकते हैं। तो ये क्लियर है, ये प्रियम्बल है वो ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रियम्बल से हमें ये सब कुछ क्लियर होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आगे कैसे काम करता है, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे उसकी फ़िलॉसफी को कॉन्स्टिट्यूशन की आगे बढ़ाते हैं वो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों के जो डेवलपमेंट है, देश की डेवलपमेंट है उसमें कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है और इससे देश कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था प्रियम्बल के ऊपर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस जरूर करें सो दैट कि आपको ये आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।